अमरकांत जी और श्री कुटीलाल वर्मा जी की स्मृति को नमन करते हुए मैं सीधे आज के विषय पर आता हूँ। मुझे 20 मिनट समय दिया गया, मैं कोशिश करूँगा कि 20 मिनट में इतनी बातें। राजेंद्र सर इसी जुलाई में 80 के हो रहे हैं, तो उम्र में सबसे बड़े हैं, तो इन्हीं के संग्रह से मैं शुरुआत करूँ। उदासी का ध्रुपद, ये अभी हाल फिलहाल में लोक भारती से आया है। इसके पहले सर के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। यह प्रकाशन के क्रम में चौथा संग्रह है। इसमें कुल 107 छोटी बड़ी कविताएं हैं। 5 उपशीर्षकों में है। उदासी का ध्रुपद का ध्रुवतारा यही कि उदासी मुझे आश्वस्त करती है कि अकेला नहीं हूँ मैं। याद आते हैं केदारनाथ अग्रवाल, दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा। लगे हाथ एक तारा के टूटने का दर्द समझिए, क्योंकि मैं उस तारे के सबसे पास था जो मुझसे अलग होकर कहीं खो गया। यह कब की पीड़ा है, चेतना है। पैमाना कविता में कभी अपनी निगाह में खुद को अपने को नाप सकूं, इसका पैमाना कहाँ से लाऊं इस नाप जोक की दुनिया में। यह आत्मलोचना है। आज सबसे ज़्यादा अगर संकट किसी पे है तो वो आत्मलोचना है। लोग अपने गिरेबान में नहीं छपना चाहते, और बगैर आत्मलोचना के न व्यक्ति का विकास होता है, नहीं समाज। आधार कार्ड में कभी आधार की तलाश करता है, वो भी किस आधार की, इंसान बने रहने की, इंसानियत को बचाए रखने की। याद आता है गालिब का वो शेर कि बस की दुश्वार है आदमी का, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। एक ही शेर में 2 शब्द आदमी और इंसान का प्रयोग करता है। गालिब तो सोचने पर विवश करता है कि आदमी क्यों कह रहा है और इंसान क्यों कह रहा है। मूल उसके केंद्र में इंसानियत है। जो मानवीय मूल्य हैं उसको बचाए रखने की राजेंद्र सर लगातार अपनी कविताओं में बात करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं लिखता हूँ इधर उधर, यह काम मैं अपनी कविता पर छोड़ता हूँ कि वो हाशिए को दोनों तरफ से सहारा देकर केंद्र में लाए। सारा विमर्श का मूल यही है कि उपेक्षित उत्पीड़ित जन की अस्मिता को मानवीयता के उच्चतम धरातल पर अवस्थित किया। और राजेंद्र सर इस कविता में बखूबी देखा जा सकता है। इससे पूर्व ये कहते हैं कि जो इंसानियत बची रहे हमें, रह जाए तो खाने को कसम काफ़ी है। ये कवि की आकांक्षा है, लेकिन कविता की आकांक्षा में वो दिखाते हैं कि एक गाते हुए बुलबुल को देखना चाहते हैं अपनी कविता में। इससे पूर्व अपने कविता संग्रह में राजेंद्र सर आईनाद्रोह कविता पर लिख चुके हैं, जिसमें आईने को परस्पर वो विद्रोह के रूप में दिखाते हैं। और यहाँ समय और आईने में परस्परता दिखाते हैं नए संग्रह में। आईनाद्रोह जहाँ प्रतिरोध का सौंदर्य रचता है, तो समय और आईना दोनों में परस्परता का सौंदर्य है। राजेंद्र कुमार एक सजग राजनीतिक चेतना के कवि हैं। ऐसा मैं अनायास नहीं कह रहा, बल्कि वो सिर्फ लेखक नहीं बल्कि संगठन करता है। विभिन्न मंचों पर सक्रिय उपस्थिति रहती है और विभिन्न मुद्दों पर रोड पर भी दिखते हैं। वो कहते हैं कि हम जो लिखते हैं तो दवातों को लहू देते हैं, कौन कहता है लिखने को कलम पास। ये शक्ति उन्हें रोड पे चलने से मिलती है, विभिन्न आंदोलनों में शरीक होने से मिलती है। इसलिए तो कविता में कहते हैं कुछ भी कहीं ठीक से नहीं है आज के मौजूदा हालात पे बने। जिसे मणिपुर रहना चाहिए वो बिहार में है, जिसे बिहार रहना चाहिए मणिपुर में। बुद्धिजीवियों की बैठक और शपथ ग्रहण समारोह कविता डी.सी. गलवेरी की कविता है। पुराने पन्ने कविता पढ़कर आषाढ़ के एक दिन की याद आना सहज है। आषाढ़ का मौसम भी है। और राजेंद्र कुमार विज्ञानवादी दृष्टि के, विज्ञान और साहित्य में इनकी दोनों समान आवाजाही है। विज्ञान का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण का नियम की ना तो उत्पन्न की जाती है ना तो नष्ट की जाती है। या चाणक्य का कथन कि प्रत्येक कोई वस्तु खराब नहीं होती, एक टूटी बिगड़ी घड़ी भी संसार में कोई वस्तु खराब नहीं होती, एक टूटी बिगड़ी घड़ी भी 24 घंटे में एक बार सही समय बताता है। और केदारनाथ सिंह टूटा हुआ ट्रक में उसकी गति में नहीं बल्कि उसकी स्थिरता में सौंदर्य देखते हैं कि कैसे घास वगैरह उसको घेर लेता है। तो राजेंद्र कुमार पुराने पन्ने में भी उसकी उपयोगिता देखते हैं।
पोती का बनाया चिड़िया का चित्त में एक सवाल छोड़ते हैं, चहक दिखाऊं मैं किस रंग से। शांति का रंग है, समृद्धि का रंग है, लेकिन चहक, समृद्धि और चहक में अंतर है। इसको मैं किस रंग से दिखाऊं? राजेंद्र सर दृढ़ इच्छा शक्ति का कवि है। व्यक्तित्व की दृढ़ता है, विचार के आईने से झांकती है। अपना सा कोई नाम, उम्मीद एक जिद्दी बच्चे की तरह है। ये जिद है कि यहाँ राजेंद्र सर उपस्थित है। एक बहुत प्यारी कविता है जिसमें डॉक्टर कहता है कि आपका हार्ट इनलार्ज हो गया। राजेंद्र सर कहते हैं कि काश सुनने में मिलता कि आपका दिल बड़ा हो गया, तब मैं दुआ कर पाता सबके लिए कि सबका दिल मेरी तरह ही बड़ा हो। अकबर इलाहाबादी भी कहते हैं कि रकबा तुम्हारे बाग का मेलों से ही, रकबा तुम्हारे दिल का 2 इंच भी नहीं। ये दिल बढ़ाने की बात है। दिल बढ़ाने में आदमियत है, इंसानियत है। शब्द का पक्ष उप शीर्षक खंड में कविताएं जो है सत्ता की महत्ता की बात करती हैं, और क्योंकि सदैव भरोसा आवाज़ का होता है, शोर का नहीं। कवि यह भी मानता है कि शब्द की सत्ता से ही कविता और जीवन को समझा जा सकता है। जैसे केदारनाथ सिंह कहते हैं कि मैंने लगा दिया कोई बिंदी, हटा दिया कोई हलन, लास्ट में कहते हैं कि टूटा या कि मैंने कविता की है। या रघुवीर साहब कहते हैं मैं एक मूर्ति बनाता हूँ, ढाता हूँ, और आप कहते हैं कविता की। राजेंद्र सर उसके पक्षपाती नहीं। वे कहते हैं कविता कविता की तरह लिखें, जीवन जीवन की तरह जिए, तब कविता में आ जाएगा जीवन और जीवन में आ जाएगी कविता। मैं राजेंद्र सर को बंद रोड का खुला आदमी मानता हूँ। ये विचारों से, भावों से बिल्कुल खुले हैं। जो भी मिलता है इनसे पूरी आत्मीयता के साथ मिलते हैं, खुल के मिलते हैं। किसी भी मुद्दे पे बात करनी हो तो मैं इन्हें बंद रोड का खुला आदमी मानता हूँ। कवि राजेंद्र कुमार की एक बड़ी ताकत है, वो पुराने मुहावरों पर, मिथकों पर प्रहार करते हैं। जो औरों से अलग हैं। जैसे दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसे मुहावरे हम सुनते हैं कि बकरियों की तरह मिमियाना। ये जो जगनिक का लोग प्रचलित है कि 12 बरस ले कुकुर जिए, 13 बरस ले जिए सिया, बरस 18 छत्री जीवे, आगे के जीवन धिक्कार। अपने इससे पूर्व के संग्रह में कहा चुके कि मेरे बेटे तुम जीना इस तरह जीना कि कोई जगनिक या कहने की हिम्मत न कर पाए आगे जीवन को धिक्कार। या दीवारों के कान की जगह ये आवाज़ की कान की बात करते हैं, इसलिए कि आवाज़ों को पहचानो तो ये तुमको अपनी धड़कनों से बहुत आत्मीय लगेंगे, अनन्य भी, ये तुम्हें शक्ति भी देंगे। उन सबको अस्वीकार करो जो तुम्हारी आवाज़ का गला घोट देना चाहते हैं, मिथकों और मुहावरों पर सीधा प्रहार करते हैं। तीसरे खंड में अपने अपने कुंभ में धर्म के धंधों पर खुला प्रहार है। ये मेरे ख्याल से समकालीन जनमत में छपी थी किसी अंक में, और 75 पार राजेंद्र कुमार कार्यक्रम में मैनेजर पांडे जी ने इसकी एक कविता या एक हिस्से का पाठ किया था, उस पर मैं नहीं जानता। छायादर्द, सरस्वती कविता थी। हाँ, सरस्वती कविता थी। छायादर्द में स्नेहिल यादें हैं। छाया मुस्कुराई तब भी मैं रहूँगी तुम्हारी ही, फ़र्क सिर्फ यही होगा कि तुम्हें दिखूंगी नहीं। इस घटना से हम सब वाकिफ़ हैं। ना होने में होना खंड का लबोलुआ भी है कि मैं अपनी लघुता में जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, उतने ही का साक्षात्कार मुझे करना है, उतने में ही देना है अवकाश मुझे उन सबको भी जो निर्वत काल विपुल पृथ्वी पर अपनी अपनी लघुताओं में मेरे ही समान धर्मा है। ये राजेंद्र सर की कविता संग्रह पे। अब दूसरे हरीश पांडे सर की कविता संग्रह कछार कथा। पांडे सर मेरे ख्याल से राजेंद्र सर से 10 साल छोटे हैं, आप 70 के भी होने वाले हैं। कल बड़े हैं। ये आपकी मानता है सर। तो कछार कथा सर वैसे 62-63 में कविताएं लिखना आरंभ कर दिए थे आप, मेरे ख्याल से 70 के दशक में कविताएं लिखना शुरू किए। और कुछ भी मिथ्या नहीं, एक बुरुंस कहीं खिलता है, भूमिकाएं खत्म नहीं होती, अशांति के बाद कछार कथा है, इसमें कुल 66 कविताएं। आपकी कविताओं से जितना मैं समझ पाया इससे पूर्व के संग्रह और इसको देखने के बाद, मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ कि सघन संवेदनाओं से गुजरना, आपकी कविताओं से गुजरने का मतलब सघन संवेदनाओं से गुजरना। और आपके लिए कविता क्या है, खेती के समान है। कविता और खेती में पार्थक्य नहीं करते बल्कि समानता देखते हैं। बकौल कवि किसी सीमांत जोत का नाम भी कविता हो सकता है। सूख रहे खेती के दिनों में उठे हुए हाथ जो गुरुदाय कविता है। इन्हीं के क्षेत्र के शैलेश जी हैं, हालांकि इनके बाद की पीढ़ी के, वे कहते हैं दर्द दवा की लिखे,
दर्द दवा की कहें सो कविता। किसानी हो या कविताई एक सलीका मांगती है। अपनी कविता में कहते हैं पांडे सर, किसानी हो या कविताई एक सलीका मांगती है। क्या? शब्दों के बरतने का, बिंबों के प्रयोग का। ऐसे पांडे सर पूरी तरह से सिक्त हैं। शब्दों के बरतने या कविताई का सलीका, जैसे फूल तोड़ना कविता में और अर्थ ध्वनित होता है, कविता में और अर्थ विस्तार पाता है। नज़र बचा के तोड़े या नज़र मिला के, तोड़े जाने के शिल्प में ही छुपा होता है तोड़े जाने का मकसद। इसी तरह कलम हो या कविता की महत्ता उसके शिल्प में। तभी कछार कथा एक मुकम्मल कथा का रूप ग्रहण कर पाती है, जिसके रोम रोम में दर्द है, विवशता है, बेचैनी है। संग्रह की पहली कविता 21वीं सदी का दृश्य, आदिवासी दाना माजी के सम्मुख। हम सब उस कविता से वाकिफ होंगे, विभिन्न मंचों से सुने भी होंगे सबको। ये सत्ता व्यवस्था के खोखलेपन की कहानी है। कभी महादेव वर्मा जी मेरा परिवार लिखते समय गाय के संबंध में गांधी जी का रेफरेंस दिया था कि गांधी जी कहते हैं कि गाय करुणा की सबसे बड़ी कविता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो 21वीं सदी का दृश्य कविता पढ़ेगा वो कहेगा कि 21वीं सदी का दृश्य 21वीं सदी के करुणा की सबसे बड़ी कविता है, जिसमें कंधों के सारे विकल्प मुहाने उसके पैसों पर आकर गिरते थे। कछार कथा जो संग्रह के शीर्षक कविता है, दरअसल यह अतिक्रमण की कथा है, प्रकृति पर मनुष्य द्वारा किए गए अतिक्रमण। उन्होंने कछारों से कहा ये लो आदमी और आदमियों से कहा ये लो जमीन, पर सावन भादों का पानी नहीं माना। दरअसल प्रकृति अपने मूल स्वरूप में ही रहना पसंद करती है। अपने मूल स्वरूप में ही बने रहने में ही जीवन है। लोगों ने चीख चीख कर कहा पानी हमारे घरों में घुस रहा है, और पानी ने कहा मैं अपनी जगह पर घुस रहा हूँ। ये पानी में प्रकृति या कछार में बस्ती में किए गए सारे कानूनी पैमाइश परमिशन अपने मूल स्वरूप से ध्वस्त कर दिया। एक पानी में डूबना एक शहर का भी कमोबेश इसी गलियारे की कविता है, और कड़ी गाथा में शब्दों के मार्फत ये ऋणता की जड़ों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये जद्दोजहद है। एक साधारण बिंब रखते हैं जो पूरे संग्रह में सर के 2 बार वो शब्द आया है। स्वेटर की बुनाई में फंदों की जाड़ों की धूप और बतियाहट की मिश्री भुली हुई है। ये मिश्री शब्द वजीरा पानी पिलाते जब 100 साल हुआ उसने कहा था कहानी को। तो ये प्रश्न करते हैं जब वो कहती है कि तेरी कुड़माई, कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई, कहते धत, ये मिश्री की डली सा प्रश्न था। देखिए प्रश्न में कितना मिठास था। दरअसल यह कविता उसने कहा कि बाद की कथा की कैफियत है, जिसका पूर्वार्ध यथार्थ है तो उत्तरार्ध सुरक्षा और प्रेम की भावना से डूबा। सुहाग और गोद की रक्षा करता हुआ लहना कि हृदय में एक जिज्ञासा है कि आखिर जो हमने बचाया, तुम्हारे वचन का पालन किया, यह घटना के बाद उसके चेहरे पर कैसा मुस्कान हो, ये जानने की जिज्ञासा है जो कहानी में नहीं कहती, उसने कहा में नहीं मिलता है, उसके बाद की सर पांडे सर की कविता में मिलता है। बहुत सुंदर फिल्म है। फूलों के सहार में बच्चे कविता पढ़ते बढ़ते आतंकवाद के कारण आए मनुष्यता पर खतरे की चिंता है। कब को चिंता है पर्यावरण की भी। बसंत के लिए कविता में एक वृक्ष को देखते हैं, बहुत बहुत सहज बिंब है वो, जो आसान्वित भी करता है और चिंतित भी। आसान्वित इस लिहाज से कि केदारनाथ सिंह कहते हैं कि अभी बहुत कुछ है अगर बची है धूप, और मंडले जी लिखते हैं कि जरा सी धूप रोशनाई बची हुई तो समूचे समय को टूट नहीं कहा जा सकता। और ये तो आशा है और चिंता किस बात की, उस दृश्य को देखकर जो कैफी आजमी साहब की याद दिलाती है कि शोर यूं ही नहीं परिंदों ने मचाया हो, कोई जंगल से शहर की तरफ आया हो। पेड़ के काटने वालों को मालूम तो था जिस्म जल जाएंगे जब सर पे नशा आएगा। हरिश्चंद्र पांडे सर गजन संवेदना के कवि हैं और इनकी कविताएं सघन संवेदना का आवर्तन। ये ऐसा मैं अनायास नहीं कह रहा, बल्कि प्रकृति माँ पिता पर लिखी गई कविताएं इसका मुख्य मानता हूँ। इनकी पिता पर लिखी गई कविता को गुजरने से पहले माँ पर लिखी गई कविता से हमें गुजरना होगा, जिसमें कहते हैं कि पिता पेड़ हैं, हम शाखाएँ उनकी, माँ छाल की तरह चिपकी हुई है पूरे पेड़ पर, जब भी चली है कुल्हाड़ी माँ ही गिरी है सबसे पहले टुकड़े टुकड़े। उसके बाद ये पिता को कहते हैं पिता शब्द नहीं धातु,
प्लाटिंग, ज़मीन, मकान से संबंधित जो कविताएं हैं, ये मकान कविता का विस्तार में समझता हूँ। और एक कविता लोहा है, सर का संग्रह लोहा लक्कड़ के नाम से, जिसमें संदेश देने की कोशिश है कि लोहा एक सार्थक धातु भी है तो एक सार्थक संदेश भी है उसके भीतर। यहाँ भी सार्थक संदेश है कि वो अलहदा अन्य धातुओं से किस लिए है कि वो लोहा को लोहे से ही तोला जा सकता है, अन्य किसी से नहीं। सोना को मतलब सोने की तराजू से नहीं तोल सकते, लोहा को लोहे की तराजू से ही तोला जा सकता है। ये धातु से विचार की यात्रा, ये सर की समृद्धि का प्रतीक है जो कविता के मार्फत सोच सकते हैं। नेशनल मंडेला को लाते हैं उसमें विभिन्न अपने जो क्रांतिकारी पुरुष हैं कि जो जेलों में थे तो लोहा उनको छूकर कैसा महसूस किया होगा, अपने को धन्य समझा होगा। ये सोच केवल पांडे सर ही ऐसा सोच सकते हैं। और कहते हैं कि बहुत पीछे छूट गया लौह युग पर लोहा नहीं छूटा। कभी कभी कब की व्यवहारिकता बहुत सहज, इतना सहज कि आपको बहुत आकर्षित करती है। जैसे फटानोट कविता आप पढ़ लीजिए, तेरामी का कार्ड कविता पढ़ के आप खूब हंस भी सकते हैं और अगले क्षण शमशान कविता पढ़ के आप चिंतित भी हो सकते हैं। शमशान कविता पढ़ते हुए मुझे तुलसीराम की मुर्दैया की याद है, जिसमें सुदेशर पांडे अपनी माँ की मरने की चिंता नहीं, कफन में बांधी गई सोने की मुंदरी की लालच कि कोई और ना निकाले। इसी तरह कभी कहता है कि जो राख है उसमें भी ढूंढ रहे हैं कुछ लोग जीवन के जेवर, कुछ अधजली लकड़ी के बचेपन पर निगाहें गड़ाए गए। ये संवेदना का क्षरण है, जो दरअसल संवेदना के क्षरण है और कछार कथा इसी संवेदना को बचाए रखने की इंसानी कोशिश है। और मैं तीसरे संग्रह बसंत त्रिपाठी सर के नागरिक समाज पर बात करूँगा, जो सेतु प्रकाशन से आई है। नागरिक समाज से पहले मैं बसंत सर के एक कहानी घोंघा जो प्रयागपत में छपी थी, और एक कहानी किसी ब्लॉक में पढ़ा था शब्द, और एक कहानी नया ज्ञानोदय की किसी अंक में छपा था जो किसी नाव की यात्रा का जिक्र है। उसमें शब्द पर कहानी पढ़ के मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ये जिक्र मैं अनायास नहीं कर रहा बल्कि सायास की, जो शब्द में पिता पुत्र यात्रा का घटना है, उसमें पूरी रात वो बैठा रहता है, चद्दर नहीं बिछाता। कहता है कि मुसलमान है, उसकी चद्दर जो है मलिन हो जाएगी, मतलब जो हिंदू आस्था है उस पर उसको ठेस पहुँचेगी। जो हिंदू पवित्रता है, मुसलमान के बैठने से, टच होने से उसकी चद्दर जो है पर ठेस पहुँचेगी। आप देखिए, नागरिक समाज यूं ही नहीं बना। नागरिक समाज का अक्स उस शब्द में है, शब्द की सत्ता में, जो उसे उसकी आस्था पर चोट पहुंचाता है। ये बनने की प्रक्रिया शब्द से शुरू होकर, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कि नागरिक समाज एक दिन में नहीं बल्कि उस शब्द की प्रक्रिया से बनना शुरू। और मैं अगर इस पर ना भी बोलूँ, क्योंकि विवेक निराला जी ने नया पथ में बहुत बेहतरीन लिखा है, और फिर भी जो मेरी जितनी समझ बनी पढ़ने के बाद, कि शब्द के अक्स से ही सदी को पहचानिए। सदी में खतरे में कविता में बताते हैं कि खतरा किससे है? असुरक्षा से, संवेदनहीनता से, असहनशीलता से, बढ़ती हत्याओं के ग्राफ से, बढ़ती गरीबी से। नागरिक समाज में दरअसल मनुष्यता का ही तो क्षरण है। जैसे जैसे हम सब होते जा रहे हैं, मानवीय मूल्य हमारे जो दया, ममता, करुणा, स्नेह, ये सब क्षरण होता जा रहा है। हम संवेदना विहीन काट के पुतले बनते जा रहे हैं। घर और पड़ोस कविता, नागरिक समाज का घर और पड़ोस है। आप देखिए उदाहरण कि ना वो मेरे घर आते हैं ना मैं उनके घर जाता हूँ। हमें लड़ाई या कहाँ सुनी बिल्कुल नहीं है। वो की वक्त ही कहाँ है हमारे पास इतना। ये मनुष्य के विकास की पराकाष्ठा है और इंसानियत की घटते ग्राफ की। आत्मकथा लिखने से पहले कुछ सवाल कविता में। दरअसल आत्मकथा एक ऐसी विधा होती है कि इसके लेखन में लेखक की ईमानदारी की परीक्षा होती है। इसमें ना तो आत्मप्रशंसा होनी चाहिए और ना ही व्यक्तिगत दोषों के दुराव की प्रवृत्ति। जब दोषों और गुणों से मुक्त रचना ही आत्मकथा है। आत्मकथा लिखने के साथ कवि का संशय क्या है? देखिए, निजता और सामाजिकता के बीच का द्वंद्व जिसे महसूस किया जा सकता है दरअसल। और महान छोड़ों का ढोल
बढ़ती दिखावे की संस्कृति, विद्रुपता पर व्यंग, ढोल संगत देने के लिए नहीं, अपनी पोल छुपाने के लिए बजता है। कई बार कवि कहता है, शासक अक्सर कहते हैं कविता अपराधी कौन हो सकता है। अपराध और अपराधी के प्रति बनी पूर्वाग्रह जो धारणा है उसको तोड़ती है और भाषा में आदिवासियत की चिंता देखी जा सकती है। लोकतंत्र का धुआं धूमिल की याद कराती है कि एक लोकतंत्र है जो खाली टिन के डिब्बे में पड़े कंकड़ की तरह बसता है। बसंत त्रिपाठी भूमंडलीकरण उदारीकरण के बाद मानवीय और राजनीतिक मूल्यों के विचलन को न सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि जिनकी कविताएं मूल्यों में आए विचलन को बचाने की जद्दोजहद है। 90 के दशक के 90 में सर लिखना आपका मेरे ख्याल से प्रारंभ हुआ। 90 का दशक भूमंडलीकरण उदारीकरण, इसके बाद जो तेज़ी से विचलन आया है वो आयो घोष बड़े व्यापारी में न सिर्फ शोषक और शोषित में कि खुशी और गम की कथा है, अभी तो राजनीतिक मूल्यों, पुस्तक प्रकाशन, संस्कृति में आए मूल्यों की विचलन की गहरी चिंता, जिसका मुहाना व्यक्तित्व कविता में अधिक खुलता है। व्यक्तित्व अब एक हिंतर कला मूल्य है, बाजार में तभी बिकता है जब विवादास्पद हो या बाजार की मांग के अनुरूप संघर्ष हो। आप अमरकांत सर को ज़्यादा पढ़े हैं, उनकी रचनाओं को, मुझे नहीं पता कि वो शायद उनकी चिंता थी क्रिकेटर बनने की, पर एक सर ने कविता लिखा है कि अमरकांत अगर तुम क्रिकेटर होते। तो ये कविता, ये सर की कविता व्यक्तित्व पढ़ के मुझे वही कविता याद आई कि अमरकांत अगर तुम क्रिकेटर होते तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व जो है लेखन से ज़्यादा बड़ा होता, ज़्यादा पहचाने जाते, ज़्यादा लोकप्रियता होती। वो याद दिलाती है इसकी। आप सर की कविता का अंश देखिए, गिरती हुई मनुष्यता के टेढ़े मंच पर व्यक्तित्व का किरदार सबसे गंभीर। आज आप सच के साथ हैं, ईमानदारी से हैं, तो आपको ये समझा जाएगा कि जो नज़रिया बनता जा रहा है बहुत चिंतनीय समाज के लिए। किताब, लेखक, प्रकाशक, पाठक, दुकानदार पर केंद्रित कविताएँ बेहद मौजूद हैं, अपने हालात को बड़ी सहजता से व्यक्त करती हैं, जिससे हर प्रकाशक को ईर्ष्या हो सकती है। और अब तो मनोज सर भी प्रकाशन की श्रेणी में आ गए हैं, प्रकाशन से जुड़ गए हैं, इनको भी ईर्ष्या हो सकती है वो कविता पढ़कर। कुछ भी अलौकिक नहीं, खंड में व्यवहारिकता और सहजता की हिलोरे ज़्यादा है। इन सब के समन्वय से नागरिक समाज का मुकम्मल अक्स बनता है या संग्रह दर्शन मूल्यों को बचाए रखने का मुकम्मल जद्दोजहद। अब मैं बात करूंगा संतोष चतुर्वेदी सर की कविता 19 से बनते हैं रास्ते, जिसमें कुल 48 कविताएँ हैं। संतोष सर के बारे में एक बात स्पष्ट कही जा सकती है, वो यहाँ है नहीं, पर उनकी कविताएँ हैं कि वो अभाव में भाव का और उपेक्षित में अपेक्षित चीज़ें ढूंढते हैं। ऐसी चीज़ें पर कविताएँ लिखते हैं जिसको पाठक की निगाहें बहुत कम जाती है, बहुत हीन समझता है। ये भी विषय हो सकता है। बथुआ, कील, कब्जे, कूड़ा करकट, पासन, ज्ञान, मिटकौना, जोंके इत्यादि जो है उनकी कविताओं के विषय। कब्जे कविता का एक अंश देखिए। कब्जे चुपचाप दिन रात टांगे रहते हैं अपने कंधे पर दरवाजे को, खिड़कियों को, जैसे कोई पिता लिया हो कंधे पर अपने नवजात बच्चे को। बच्चा लेना अलग बात है, नवजात बच्चा लेना कंधे पर अधिक जिम्मेदारी का, उसे सतर्कता बोध भी चाहिए। यह साधना नहीं है सबके बस की, न कभी किसी ने तारीफ की इनकी, न कभी सुनी किसी ने ऊफ इनकी। कील कब्जे के दर्द को महसूस करना दरअसल संसार के प्रत्येक उपेक्षित चीज़ों को में संवेदना को ढूंढना है। उपेक्षित को रेखांकित करना कब की संवेदनशीलता के दृष्टि का विस्तार है, जिसके बल पर कविता और अर्थवान होती है। यह संग्रह पूरा अपेक्षित का भाव जगाता है, आशा में निराशा में आशा का भाव जगाता है। और जैसा कि जो संग्रह मुझ तक पहुँच सका या जिन तक मैं पहुँच सका, एक सीमा है। और विवेक निराला के प्रदेश संचयन पर बात, तो निराला की कविताओं पर बोलने की मेरे पास हिम्मत नहीं है सब लोगों के सामने। बस इतना कहूँगा कि एक बड़े रिक्त की पूर्ति है, उसमें जो श्रृंखला चल रही थी एक बड़े रिक्त की पूर्ति है। और उन्होंने एक चीज़ें जो स्पष्ट की, वो निराला का जन्म अमूमन 1899 जो वो अपना शोध कार्य कर रहे हैं उसमें 1896 माना, जिसमें पुस्तक में भी जिक्र है उसका। और प्रत्येक कविता के साथ जो प्रकाशन क्रम है वो राग विराग में आप नहीं पाएंगे। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और निराला सदैव जड़ता के खिलाफ और नवता के आग्रही थे, और प्रत्येक पीढ़ी को निराला पर कुछ न कुछ इसी तरह मिलता रहे।
ये निराला के पढ़ने वालों के लिए एक समृद्धि का प्रतीक है। और मनोज पांडे सर का प्यार करता हुआ कोई एक आया है। प्यार तो एक पवित्र भाव है और जो अधिक हमें मानवीय बनाता है। इनके पास लेखन का अनुभव है, संपादन का अनुभव है और अब तो प्रकाशन का भी अनुभव है। इन सबसे बड़ा अनुभव इनके पास प्रेम का अनुभव है, जो इनकी कविताओं से गुजर कर आप महसूस कर सकते हैं। पास ने कहा था कि प्यार करना और जीना उन्हें कभी नहीं आएगा जिन्हें ज़िंदगी ने बनिया बना दिया है। इस गुण से बरी हैं वो मनुष्य और पूरी शिद्दत से उस संग्रह को में अपने विचार को व्यक्त किया है। और जीवन में घाटे मुनाफे से मुक्ति का प्रतीक है संग्रह। और आषाढ़ के एक दिन में सबके भीतर या प्रेम अंकुरित हो और प्रेम व लक्ष्मण सर की तीसरी नदी में बहती रह जाए। मैं इसी सब बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।